everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हमने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और वो सीरीज लास्ट तक चलने वाली है। एंड अब हमने हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर दी है, हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, तो उसी का आज थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति या स्वरूप। कल हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लिया था, तो आज हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति। आई होप आपको विस्तार अच्छे से समझ आया होगा, जैसे वही समझ आया वो भी, उससे आज काफ़ी इजी चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति थी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप ओके कंप्लीट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति थी। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका नगरीय स्वरूप। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? वो है इसका नगरीय स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कम से कम कुछ ऐसे स्थल हैं जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से नगरीय स्थलों के रूप में दी गई है। तो आई होप आपको पता होगा कम से कम कितने, 2800 में से 7 स्थल ऐसे हैं जिनकी पहचान नगरों के रूप में की गई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कांसे का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि टीन हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तांबे और टीन को मिलाकर ही कांसा बनता है। आया आपको? आई होप ये समझ आ गया होगा। तो कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात हड़प्पाई लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तांबे और टीन को मिलाने से इन लोगों के अंदर क्या आ गया? तकनीकी विकास हो गया। ठीक है, हड़प्पाई लोगों के अंदर तकनीकी विकास को दर्शाता है ये बात कि इन्होंने कांसा बना सीख लिया था, क्योंकि ताम्र उपकरणों की तुलना में कांस्य उपकरण अधिक प्रभावी होते थे। जो तांबे के उपकरणों की तुलना में कांस्य उपकरण थे वो ज़्यादा प्रभावी थे। तो देखिए, अब बात आ गई है धातु की। तो धातु से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, जब भूगोलीय कारक हमने पढ़े थे, भूगोलीय ढांचा जब हमने पढ़ा था, कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पश्चिम में क्यों पनपी, पश्चिम में ही क्यों पनपी, पूर्व में क्यों नहीं आई पहले, या फिर गंगा यमुना के दोआब में क्यों नहीं आई? जब दूसरी नगरीय क्रांति हुई उसके लिए हमें 1000 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा? ऐसा क्यों? तो ये धातु से रिलेटेड मुझे लगता है। कैसे? देखिए, अब बात किसकी हो रही है? कांसे की। अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है, हमें लोहे के बारे में पता नहीं है। ठीक है, लोहे के जो उपकरण होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं और अधिक प्रभावी होते हैं कांसे की तुलना में। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता पनपी है पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वहाँ पर जंगल इतने विस्तृत नहीं है, विस्तृत यानी फैले हुए नहीं है, विरल है यहाँ पर जंगल। ठीक है, जबकि गंगा यमुना दोआब में हम जाते हैं तब यहाँ पर गंगा यमुना के दोआब में जंगल ही जंगल है। ठीक है, जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर इन पेड़ों को काटने के लिए हमारे पास उपलब्ध प्रभावी धातु न होने की वजह से हड़प्पाई लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास कहाँ कर लिया? हाँ, उत्तर पश्चिमी इलाके में कर लिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर पाए। जब लोहे की धातु आएगी ना, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी पहला सबसे बड़ा साम्राज्य गंगा यमुना के दोआब में बनता है। लो युग में आएगा वो। ठीक है, इस युग में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रभावी धातु नहीं है और प्रभावी उपकरण नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पा नगरीयकरण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसकी विकसित नगर निर्माण योजना, ठीक है, इसकी नगर निर्माण योजना एक ऐसी विकसित नगर निर्माण योजना समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में भी नहीं देखी जा सकती। तो ये जो हड़प्पा नगरीकरण की जो विशेषता है वो हमें मिस्र और मेसोपोटामिया में नहीं मिलती, बस हमें मिलती है ग्रीक सभ्यता में। ठीक है, ग्रीक सभ्यता के अलावा हमें इस जो नगरीकरण की जो विशेषता है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है ये 2 भागों में विभाजित थी। वो थी पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग में तो था दुर्ग और पूर्वी भाग में था निचला शहर।
ठीक है, ये निकला लिखा गया है यहाँ पे, निचला शहर। ठीक है, 2 टीले थे, जो ऊपरी टीला था उसको बोला गया दुर्ग और इसको बोला गया निचला शहर। अब दुर्ग है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर शासक वर्ग या फिर कोई सरदार वर्ग रहता होगा। ठीक है, सरदार वर्ग रहता होगा और इस दुर्ग को सुरक्षा देने के लिए इसकी क्या की गई थी, इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। ठीक है, अब देखिए जो दुर्ग था वहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचला नगर रिहायशी इलाका था, यानी वहाँ पर आम जनता रहती थी। इन दोनों के बीच में, दुर्ग के बीच में और रिहायशी इलाके के बीच के अंदर क्या है, विभाजन किया गया है। ठीक है, अलग अलग बना दिया गया, इनको एक ही क्षेत्र के अंदर अलग अलग बना दिया गया है तथा दुर्ग को सुरक्षा दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जो भवन है वो हमें दुर्ग में ही मिलते हैं, ऐसे कोई बड़े भवन हमें रिहायशी इलाके में नहीं मिलते हैं। रिहायशी इलाके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता को दूर से देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो मकान जो बने हुए हैं, पूरी सभ्यता को जब हम दूर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये चेस बोर्ड की तरह बनाया हो, जैसे चेस बोर्ड की तरह इसका निर्माण किया गया हो, पूरा नक्शा चेस बोर्ड वाला लगता है। तो उनका निर्माण कैसे किया गया, चेस बोर्ड पद्धति के आधार पर किया गया। इस क्षेत्र में जो मुख्य सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा इन सड़कों की चौड़ाई कितनी थी, समकोण पर ये काटती थी तो सड़कों की चौड़ाई थी 10 मीटर। और अगर हम घर देखते हैं, सड़कों के किनारे जो घर बने हुए हैं, ये घर जरूरी नहीं है कि एक ही मंजिल के होंगे, ये बहुमंजिली भी हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर तो 3 मंजिली मकान भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुमंजिली तक बने हुए हैं और जल निकासी का उत्तम प्रबंधन किया गया है। पानी निकलने का बेस्ट वे इन्होंने सिलेक्ट किया था। जैसे एक घर मान लीजिए सॉरी, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, और ये पानी गली की नाली से अटैच होगा। ये देखो, घर की जो नाली है वो गली की नाली से अटैच होगी और गली की नाली मुख्य सड़क का जो बड़ा नाला है उससे अटैच होगी। ठीक है, और ये जो पानी, मान लीजिए छत है, छत के ऊपर जब पानी इकट्ठा हो गया, उस पानी को जब हमें बाहर निकालना है, नाली में निकालना है, तो हम किससे निकालेंगे, उसको हम निकालते हैं ड्रोन पाइप से। हड़प्पा सभ्यता वाले लोग किससे निकाल रहे थे, ड्रोन पाइप से। ठीक है, तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्या है, मकानों पर दृष्टिपात करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये जो मकान है एक मंजिल से लेकर बहुमंजिल तक बने हुए थे। जल निकासी का उत्तम प्रबंधन था, उत्तम प्रबंधन किया हुआ था। ऊपर से नीचे दूषित जल लाने के लिए, यानी छत से नीचे जो दूषित जल था वो लाने के लिए ड्रोन पाइप का उपयोग किया गया था। फिर घर की नाली जो थी वो गली की नाली से मिलती थी और फिर गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से मिल जाती थी। अब जो मुख्य सड़क की नालियों की सफाई के लिए क्या बनाए गए थे, मैनहोल बनाए गए थे सड़कों के बीच में। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, सड़क की सफाई के लिए मुख्य सड़क के अंदर जो नाले जा रहे हैं ना, नीचे से जा रहे हैं, ये ऊपर सड़क है, सड़क के नीचे से नाले जा रहे हैं और इसकी सफाई के लिए क्या बनाएंगे, जगह जगह पर मैनहोल बनाएंगे ताकि इसकी क्या समय समय पर सफाई होती रहे। हमें इस बात का पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है क्योंकि जब ये नालियाँ जब साफ की गई और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकालकर ढेर लगा दिया गया। उन ढेरों से हमें पता चलता है कि नालियों की समय समय पर सफाई होती है। ठीक है, तो इस नाले को पत्थर से भी ढकने की कोशिश की गई होती है। ठीक है, मैनहोल जो होते हैं इनको पत्थरों से ढकने की कोशिश की गई थी। हड़प्पा नगर जो संरचना का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम इस बात पे पहुंचते हैं कि इसके अंतर्गत नगर निर्माण योजना एक प्रकार की एक रूपता देखी जा सकती है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उन नगरों में एक रूपता देखी जाए। 7 प्रकार के नगर है और सभी में एक रूपता देखी जा सकती है कि एक जैसे नगर बने हुए हैं। लेकिन कोई कोई नगर ऐसे हैं जिनके अंदर हमें विभाजन देखने को मिलता है या फिर उनमें विविधता पाई जाती है। एक रूपता तो चलेगी लेकिन एक रूपता के तुलना में विविधता, एकता में एकता, अनेकता है ना, तो विविधता में एकता, विविधता होती है ना, अलग अलग जब हो तो एक रूपता की तुलना में विविधता क्या होती है, कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं लोथल और
सुरकोटड़ा, ये हमने कल सारी जो लोकेशन है ना, लोथल गुजरात में है, सुरकोटड़ा जो है ये हमारे पाकिस्तान के एरिया में आ जाता है। तो ये हमने इसकी लोकेशन देखी है। ये जो स्थल है यहाँ पर जो दुर्ग है, अभी हमने देखा ना हड़प्पा में उपली नगर ऊपरी टीला जिसको हम दुर्ग कह रहे थे, और जो नीचे वाला टीला था उसको हम कह रहे थे शहर, निचला शहर कह रहे थे। तो ये तो इनको विभाजन किया हुआ है, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा जो एरिया है, स्थल जो है, वहाँ पर दुर्ग और निचले नगर के बीच में विभाजन नहीं किया हुआ, जैसा कि हड़प्पा में किया हुआ मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक विविधता हमें ये मिल गई। उसके अलावा उसी तरह से नगरीय स्थलों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब हमने हड़प्पा सभ्यता में देख लिया कि यहाँ पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? कालीबंगा कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो राजस्थान में बड़ी मात्रा में हमें पेड़ नहीं मिलते हैं। तो पेड़ नहीं मिलेंगे तो काट के जलाएंगे क्या? तो हड़प्पाई लोगों ने तो काट लिए पेड़, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में तो थे नहीं, तो ये इतने ज़्यादा पेड़ नहीं थे कि ये जलाकर ईंटों को पकाते, तो इसीलिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का यूज़ किया गया था। तो इनके बीच में, इन स्थलों के बीच में पर्यावरणीय और भूगोलिक की विविधता देखने को मिलती है। पर्यावरणीय हमने देख लिया ना कि यहाँ पर पेड़ कम है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो पेड़ कम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे बाढ़ के ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। बाढ़ तो है, आ सकती है कालीबंगा एरिया में, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है कालीबंगा। ठीक है, और भूगोलिक विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसने नगर निर्माण योजना में क्या किया है, विविधता को संभावित किया है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, कि हड़प्पा नगर के जो नगर हैं, हड़प्पा नगर जो है उसके अंदर एक रूपता देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर विविधता भी पाई गई, जैसे लोथल और सुरकोटड़ा और कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर तो दुर्ग और नगर के बीच में विभाजन ही है, और यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पाई नगरीकरण का आधार, अब नगर तो बन गए, लेकिन ये बने कैसे? आधार क्या था, किस बेस पे ये बन गए? ये इनका बेस क्या था? वाणिज्य व्यापार ने तैयार किया। ठीक है, वाणिज्य व्यापार ने तैयार किया। तो वाणिज्य व्यापार में क्या क्या जो सामान बेच रहे हैं, है ना। अब देखिए ये लोग विकसित हो गए हैं। ठीक है, विकसित हो गए हैं, तो इनके पास में अब क्या बचेगा? अधिशेष बचेगा। अब सब लोग क्या करेंगे? खेती थोड़ी ना करेंगे, अलग अलग कामों में लग जाएंगे। ठीक है, जब ये कामों में लग जाएंगे तो इन्होंने खाद्यान्न फसलों के अलावा गैर खाद्यान्न फसलों को भी उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे कपास और नील। तो कृषि अधिशेष, अब ये व्यापार किस किस का हो रहा है? कृषि अधिशेष का और वाणिज्य व्यापार दोनों की भूमिका होती है। सबसे पहले तो हड़प्पाई नगरीकरण में वाणिज्य व्यापार ने ज़्यादा भूमिका निभाई। देखो आधार हमने दो देख लिए, एक तो कृषि और दूसरा आधार हमारा व्यापार, वाणिज्यिक व्यापार। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन व्यापार की भूमिका ज़्यादा थी। ठीक है, अधिक भूमिका दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जैसे आप मानते हैं कि व्यापार ने क्यों भूमिका ज़्यादा निभाई, क्योंकि कुछ ऐसे एरिए हैं जहां पर कृषि तो हो नहीं सकती। अब कृषि नहीं हो सकती तो वहां पे कृषि का अधिशेष होना संभव नहीं है, तो फिर भी वहां पर क्या बने हुए हैं? नगर बने हुए हैं। जहां पर कृषि नहीं हो रही है ना, जहां पर कृषि का अधिशेष नहीं है, वहां पर भी नगर बने हुए हैं। तो वो नगर किसके बेस पर बनेंगे? व्यापार के बेस पे बनेंगे ना। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया तो लाइक ज़रूर कर दे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, हम चलते हैं। व्यापार ने निश्चय ही अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी हमें नगर मिली है जहाँ पर कृषि उत्पादन की दृष्टि से वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, और वहाँ पर भी नगरों का निर्माण हुआ है। वो एरिया कौन कौन सा है जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? सुत कांगेडोर और सुत काकू। हमने कल इसकी लोकेशन देखी थी ना, बिल्कुल कहाँ पे लग रहा है ये हमारा प्यारा भारत का रेखा चित्र, यहाँ पर पाकिस्तान था, बिल्कुल इस एरिए पे है ना। ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर था सुतकांगेडोर और सुतकाको, है ना। तो ये बलूचिस्तान के एरिए में है सुतकांगेडोर और सुतकाको, जिसका जो कहाँ से आ रहे हैं? बलूचिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र से। अब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो कृषि नहीं हो पाएंगे ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? फिर भी यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? नगर मिल रहे हैं।
ओके। इस काल में वाणिज्य व्यापार को, अब देखो वाणिज्य व्यापार ने ज़्यादा भूमिका निभाई है, तो उसको प्रेरित करने वाले कारक कौन से थे? 2 प्रकार के कारक है। एक तो जो शिल्पी लोग थे ना, जो शिल्पकार थे, शिल्पकारों को कुछ ऐसी वस्तुओं की या फिर ऐसे माल की जरूरत पड़ती होगी जो क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होगा जिस क्षेत्र में वो थे, है ना। कच्चे माल की जरूरत थी जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं था, और उस माल को व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या, जो शासक वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उनको कुछ ऐसी विलासितापूर्ण सामग्रियों की जरूरत होती होगी जो व्यापार के माध्यम से पूरा की जा सकती होगी। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर भी व्यापार हो रहा था और बाहरी व्यापार यानी देश के बाहर भी व्यापार हो रहा था। दोनों प्रकार के व्यापार विकसित अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार से हम देखते हैं, आंतरिक व्यापार में हड़प्पाई क्षेत्र के सहयोगी कौन थे? देखो कर्नाटक थे आंतरिक में, राजस्थान थे, बलूचिस्तान थे, उसी प्रकार मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और अफगानिस्तान, मध्य एशिया जैसे क्षेत्र थे। ठीक है। उसके बाद में इस काल में हम हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न वस्तुओं का आयात किया जाता था। तो क्या क्या, देखो सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लिया जाता था। तो ये पॉइंट आपको याद है ना, सोने के साक्ष्य हमें कहाँ मिल रहे हैं? कर्नाटक के कोलार से। प्राचीनतम सोने के साक्ष्य हमें कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से मिल रहे हैं ना। तो सोना कहाँ से? कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से और अफगानिस्तान से लिया जा रहा था। चांदी, भारत के अंदर चांदी की जो उपलब्धता थी और उत्पादन जो था वो बहुत कम है, विरल उत्पादन पाया गया है चांदी का। तो चांदी मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से मंगाई जा रही है। तांबा तो राजस्थान में ही मिलेगा। और देखिए टीन भी हमारे यहाँ पे था नहीं, हम अब भी नहीं है, और पहले भी हम कहाँ से? बाहर से मंगाते थे। तो ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। याद रहेगा, जो सोना जो था वो कर्नाटक के कोलार और अफगानिस्तान से। ठीक है। चांदी मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से, सोना और चांदी दोनों अफगानिस्तान में। ठीक है। चांदी मेसोपोटामिया से भी मंगाई जाती थी, तांबा राजस्थान से, टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अब लाजवर्त जो मणि है वो मध्य एशिया में बदख्शा से मंगाए जाते थे। अब मुझे आप ये पॉइंट बता देना कमेंट में। जब हमने कल मैप किया था तो मैंने आपको अफगानिस्तान में जगह बताई थी जो क्या था, लाजवर्त मणि का व्यापारिक नियंत्रण केंद्र जो था, उस केंद्र का नाम बता दीजिए क्या था। ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया, अफगानिस्तान में था। 2 ही जगह मैंने अफगानिस्तान में बताई थी। ठीक है, आप बता दीजिएगा ओके कमेंट में याद से। बदले में हड़प्पाई लोग क्या करते थे, किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो क्या क्या चीजें बेचते थे? लोथल से सीप की बनी वस्तुएं। ठीक है, लोथल गुजरात में। ओके। हाथी दांत की बनी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा क्षेत्र से सोने और तांबे की बनी, अब सोना हम मंगा तो रहे हैं लेकिन सोने से बनी वस्तुएं बेच रहे हैं। काली लकड़ी या फिर इमारती लकड़ी, कपास और अनाजों का भी हम निर्यात करते थे। लेकिन अब व्यापार झुका किसकी तरफ हुआ है? वो हड़प्पाई लोगों की तरफ, क्योंकि वो जो सामान लेके आ रहे थे वो इतना आवश्यक सामान नहीं था। ठीक है, जैसे तांबा हो गया, चांदी, ठीक है, सोना, ये खाद्यान्न सामग्रियां कम है और यहाँ से क्या बेच रहे हैं हम ज़्यादा। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा अनाज तो ये हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो अनाज होगी और कपास। ठीक है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा रत्न भी बहुत ज़्यादा डिमांड थे, भारत के रत्नों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी रोमन साम्राज्य में। आगे हम चलते हैं कि देखिए अब यहाँ पे जो व्यापार का संतुलन है वो हड़प्पाई लोगों के पक्ष में था, तो उससे उन्नत नगरीय संरचना बन गई। ठीक है। फिर उन्नत नगर योजना और विकसित साम्राज्य एक मतलब कि अब देखिए कोई भी नगर है वो नगर बिना किसी शासक के नहीं चल सकता। अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये सड़क बनाई हुई है इस प्रकार से। अब सारे घर जो है वो सड़क के किनारों पर बने हुए हैं। ठीक है, सड़क के किनारों पर बने हुए हैं, इन पर कोई कंट्रोल कर रहा है तभी तो ये सड़क के किनारों पर बने हैं। अगर कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा, अगर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं होगा तो हो सकता है ना जो रूल रेगुलेशन को ना मानता हो वो बोले कि क्यों भाई हम तुम्हारे रूल क्यों माने। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा तो कौन मानेगा उनकी बात को? वो बोलेगा तो भाई मैं तो यहाँ बनाऊंगा घर, क्यों तुम्हारी सड़क मानूं मैं। तो उस पर कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही ना। तो क्या उपस्थिति बताती, किसकी उपस्थिति मिलती है यहाँ से? शासक वर्ग की उपस्थिति
का हमें भान होता है यहाँ से। फिर किससे? नगर योजना से और वाणिज्य व्यापार से, विकसित वाणिज्य व्यापार से शासक वर्ग की उपस्थिति का भान होता है। कैसे? लेकिन यहाँ पे शासक वर्ग था या फिर कोई सरदार वर्ग था या फिर कोई वैसे ही जैसे कि कोई मंदिर के कोई हेड हो, जैसे हमें एक पुजारी जी की मूर्ति मिली थी, है ना, तो कौन थे उसके बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्यों का अभाव है। पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव भी है। किस वजह से? क्षैतिज खुदाई ना होने की वजह से पुरातात्विक सामग्रियों का भी अभाव है। और किसका अभाव है हमारे पास? हाँ जी, साहित्यिक स्रोत तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो इसका सरकार का स्वरूप स्पष्ट करना थोड़ा कठिन है। हड़प्पाई लोगों की सोच वैज्ञानिक थी, ठीक है, तो जैसे अब उन्होंने देख ही लिया कांसा बनाना वो सीख गए थे। गणित, मापन प्रणाली और धातु कला के क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां थी वो हासिल कर ली थी, ठीक है। तो मूर्तियां बनाते थे ये लोग, कांसे की मूर्तियां भी बनाते थे, ठीक है। और आपको वो पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी कैसे वो बनाते थे, ठीक, कैसी बनी हुई है, पिक्चर्स कल लेके आएंगे, ओके। तो उन क्षेत्रों में इन्होंने विविधता मतलब कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली थी। अंकमाला का उनको ज्ञान था। गणना में ऊपरी स्तर पर तो वो दशमलव प्रणाली का यूज करते थे, लेकिन निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का यूज करते थे, ठीक है। दशमलव प्रणाली और द्विभाजन प्रणाली आपको अच्छे से पता है, ये मैथ की टॉपिक्स हैं। उनके नौ परिवहन गतिविधियों से हमें ये पता चलता है कि उन्हें ग्रहों और नक्षत्रों का अच्छे से ज्ञान था। तो ऊपर जो हमने तथ्य दिए उससे हमें क्या पता चलता है? हड़प्पा सभ्यता की जो मूल प्रकृति थी उसके बारे में हमें पता चलता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मस्ट शेयर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।